हैं तो उन्होंने कहा कि शूद्र वर्ग में सबसे ज्यादा ढोंगी और पाखंडी यादव जाति। अपीलांट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई। अपीलांट को 300 रुपए खर्च के दिए गए। जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण भी अपीलांट को वापस दी गयी। इस पत्रिका का नाम यादव शक्ति रखा गया, तो क्या वास्तव में जिस उद्देश्य से रखा गया उसकी पूर्ति हो पा रही है? यादव समाज में भाई वो कहने वाला कहावत कही गई, शक्कर वालों की शक्कर, टक्कर वालों की टक्कर। संविधान में आर्टिकल 51 ये एच है, तो उसमें ये दिया गया है कि हर व्यक्ति का, भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करे। हजारों तलवारों से ज्यादा एक कलम ताकतवर होती है, इसीलिए जब कभी भी जुल्म के खिलाफ लड़ना हो तो तलवार नहीं, हथियार नहीं, कलम उठाना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। आज हम यादव शक्ति पत्रिका के कार्यालय में मौजूद हैं और संपादक से बात करना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है इस पत्रिका की कि ये लगातार 20 साल से अधिक हो रहे हैं इसका संपादन चल रहा है। लिखने का काम चल रहा है, पढ़ने का काम चल रहा है, कलम का काम चल रहा है, क्योंकि ये कलम युग है। और इस यादव शक्ति पत्रिका की क्या खासियत बात है, यह यादव शक्ति पत्रिका अगर हम हाथ में लें तो इसमें सबसे पहली हेडिंग यही है, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास के विरुद्ध तथा वैज्ञानिक तथ्यों के पक्ष में संघर्ष रत्न। लेकिन अगर बात की जाए इस यादव शक्ति पत्रिका की, तो इसमें जो लेख होते हैं थोड़ा साइंटिफिक बेस पे होते हैं। ऐसे ऐसे लेख होते हैं कि तमाम जो राइटर होते हैं उनके ऊपर कंप्लेन भी किया जाता है, उनके ऊपर FIR भी होता है, वो जेल से बाहर भी आते हैं, यहाँ तक होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह पुस्तिका जो है 20 साल से लगातार चल रही है और ये आज भी जारी है। इस पत्रिका के संपादक राजवीर सिंह जी से हम बात करेंगे। राजवीर सर का स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि सर, सबसे पहले आप जो है ये बताइए कि आखिर इस पत्रिका की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बाबा साहब के गुरु भाई थे पेरियार ललई सिंह यादव, और ललई सिंह यादव ने लिखा था, मेरा संपर्क तो उनसे नहीं हुआ, उन्होंने लिखा था कि अपनी बात को, समाज की बात को समाज तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया साधन लघु पत्र पत्रिकाएं होती। और यही बात बाबा साहब ने भी कही थी, उन्होंने भी मूक नायक निकाला था। तो इन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अपनी बात को जनता तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हमने पहले शुरुआत किया था साप्ताहिक समाचार पत्र विश्व में भारत, और वो 3 साल तक चल तो अब भी रहा। 3 साल तक मैंने उसका संपादन किया। उसके बाद में पेपर और पत्रिका में अंतर होता है। तो लोग, जब हमारा संपर्क IAS महोदय से हुआ तो उन्होंने कहा पेपर के बजाय मैगजीन निकालिए। उन्होंने सुझाव दिया, मार्गदर्शन किया, और उसी मार्गदर्शन की वजह से, क्योंकि जो पेपर है एक बार पढ़ लिया जाता है फिर वो लोग फेंक देते हैं, और मैगजीन जो है ये पढ़ के महीनों सालों नहीं, कहिए 20-20 सालों तक रखी रहे। इसलिए ये मैगजीन निकाली गई। ये गाँव में, देहात में डाक के माध्यम से जाती है। वहाँ इसको जो लोग, जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, जो लोग शहरों में इसके संपर्क में ज्यादा नहीं है, उनके गांव तक ये जाती है और गांव में इसको लोग पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि इस पत्रिका का नाम यादव शक्ति ही रखना पड़ा? वो इसलिए, मेरे साथियों ने कहा जो शूद्र समाज के थे, क्योंकि हम लोग शूद्र समाज में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि शूद्र वर्ग में सबसे ज्यादा ढोंगी और पाखंडी यादव जाति। अगर यादव सुधर जाए तो शूद्र वर्ग के अन्य लोग अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये नाम भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराया। अभी तक का सफर कैसा रहा? 20 साल से अधिक हो रहे हैं इस पत्रिका के, तो क्या कुछ सफर रहा इसके बारे में? कोई जो है यादगार कोई बात हो, ऐसा कुछ हो, वो बताइए। 20 सालों में इस पत्रिका को अंध निर्मूलन समिति, जो देश की अंध निर्मूलन समिति है, वो दक्षिण भारत की है, उनके द्वारा इस पत्रिका को सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत किया गया। क्योंकि इस प्रकार की पत्रिका जिसमें कोई विज्ञापन न हो, इस पत्रिका में एक भी विज्ञापन नहीं छपता है। ये बगैर विज्ञापन रहित पत्रिका है। ये OBC, SC, ST माइनॉरिटी के सहयोग से छपती है, और सहयोग से ही पूरे देश में ये भेजी जाती है। 26 प्रांतों में ये पहुंचाई जा रही है, और इसको पहुंचाने वाले इसी OBC, SC, ST वर्ग के लोग ही हैं। तो
इसका प्रकाशन जो है वो 25,000 होता है और पूरे देश में ये जाती है, लोग पढ़ते हैं स्वेच्छा से। इसमें कोई विज्ञापन नहीं है, एक भी विज्ञापन नहीं है। बगैर विज्ञापन रहित पत्रिकाएं और समाचार पत्र बहुत कम छपते हैं। ये बगैर विज्ञापन की पत्रिका है। ये इसमें केवल जो अभी आपने बताया कि सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास के विरुद्ध जी जी। तथा वैज्ञानिक तथ्यों के पक्ष में संघर्षरत हाँ। इसी प्रकार के लेख इसमें छपते हैं, जो अंधविश्वास पाखंड से जनता को दूर कराते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होते हैं। और जो भारतीय संविधान है उसमें जो आर्टिकल 51 AH है जी। उसके अनुसार इसका प्रकाशन किया। किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है कि कुछ भी छाप दिया जाए या फिर ऐसा चीज छाप दिया जाता है कि लेखक पे केस हो जाता है, तो इसके दायरे क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच के? आप संपादक के तौर पे कैसे देते हैं? देखिए, पत्र पत्रिकाओं में जो छपता है, इसमें जो छपता है वो वैज्ञानिक आधार पे छपता है और जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताए जाते हैं उन्हीं के ग्रंथों का संदर्भ छपता है। उसमें पूरी डिटेल नहीं दी गई, इसमें डिटेल खोल दी जाती है। यही उन लोगों को खराब लगता है कि सत्यता सामने ना आने पाए, क्योंकि मनुवाद का यह सिद्धांत है, मानो और केवल मानो, जानो नहीं। लेकिन मानववाद का सिद्धांत यह है, पहले जानो। तथागत बुद्ध ने भी कहा था पहले जानो उसके बाद मानो। तो ये जानो तब मानो, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो मानेंगे। तो इसमें जो बात लिखी जाती है वो सही लिखी जाती है। अब वो देश में 85% के तो हित में होती है, लेकिन जो 15% वर्ग है वो ये समझ रहा है कि हमारे विरुद्ध पड़ रहा है, ये उसका धंधा नहीं चल पा रहा है, इसलिए लेखकों के ऊपर FIR की जाती है और लेखकों को जो है वो प्रताड़ित किया जाता है। ये होता है। अभी तक तमाम ऐसे लेख हैं जो आप यहाँ पे छपते हैं इस किताब में, और ऐसा लिखा जाता है कि इसमें जो राइटर होगा वही जिम्मेदार होगा। तो अभी तक ऐसी कौन सी घटना है जिसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो? उस घटना के बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें। घटना में एक बिहार के भिक्खु थे, हंते जी, उन्होंने गायत्री मंत्र का अर्थ लिख दिया, उस पर FIR हुई। हाँ। FIR में उन्होंने मंत्र का सही अर्थ भावार्थ जब लिख के दिया तब उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी। तो इस प्रकार के कई घटनाएं हैं कि जो लोग FIR तो सीधे पुलिस तो करती नहीं है, लोग कहीं न किसी से दबाव डला के कहीं कोर्ट से तब जाके FIR कराते हैं और जो FIR होती है वो गलत साबित हो जाती है, क्योंकि जो चीज पहले से कहीं लिखी हुई है और उसको दोबारा लिखा जाता है या कहा जाता है तो उस पर कोई धारा नहीं बनती, कोई मुकदमे नहीं बनते हैं। तो ये चीजें जो लिखी जाती हैं ये पहले से कही गई हैं। अब ये है कि वो समाज में प्रचलित नहीं है, जब प्रचलित की जाती हैं तब लोगों को दर्द होता है। जितने भी राइटर होते हैं उन पे अगर कोई ऐसा केस होता है, कोई मामला बनता है या झूठा आरोप लगा के ऐसा किया जाता है, अगर वो बाहर आ जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? यो वो सिद्ध रहता है कि कैसे क्या रहता है? भाई ये तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट में तमाम चीजें ऐसी हुई कि जैसे एक सच्ची रामायण ये प्रकाशित हुई जी जी जी। और सच्ची रामायण जो प्रकाशित हुई, प्रकाशित होने के बाद इसके लेखक जो थे वो पेरियार EB रामास्वामी नायकर थे, जो तमिलनाडु के थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था रीड टू रामायण के नाम से। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद का जो हुआ उसका प्रकाशन किया पेरियार ललई सिंह यादव ने। जब ललई सिंह यादव ने इसका प्रकाशन किया तो वो चूंकि उत्तर प्रदेश कानपुर कठारा गांव के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कह करके वो किताबें जब्त कर लिया कि इस किताब को पढ़ने से देश के हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। तो पेरियार ललई सिंह यादव ने जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका एप्लीकेशन नंबर है, ये मुकदमा नंबर था 412/1970 और इसका निर्णय जो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद दिनांक 19/1/1971 ईस्वी के अनुसार अपीलांट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई। अपीलांट को 300 रुपए खर्च के दिए गए। जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण भी अपीलांट को वापस दी गईं। फुल बेंच में माननीय सर्वश्री जस्टिस AK कीर्ति, जस्टिस KN श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप थे। ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का निर्णय हुआ इसके सपोर्ट में सच्ची रामायण के। जब निर्णय हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार
क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 291/1971 ईस्वी, निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली दिनांक 16/9/1976 ईस्वी के अनुसार अपीलांट की हार हुई, अर्थात रिस्पांडेंट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई, सच्ची रामायण की जीत हुई। फुल बेंच में माननीय सर श्री जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस बी.एन. कृष्णा अय्यर तथा जस्टिस मुर्तजा फाजिल अली थे। श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में और श्री शिवनारायण सिंह एडवोकेट मकान नंबर E33 मस्जिद मोट नियर ग्रेटर कैलाश सेकेंड नई दिल्ली 11/0048 ने सुप्रीम कोर्ट में श्री ललई सिंह यादव की ओर से बहस की है। उन्हें गुणग्राही पाठकों की ओर से भी धन्यवाद दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट से भी सच्ची रामायण जीती गई। जी, यानी कि जो सत्य और तथ्य पर आधारित है जी, वो बात सही है, सही। संवैधानिक आधार पे जी। सही बात मानी जाएगी। अगर कोई FIR होता है वो दूसरी बात है, अलग बात है, लेकिन अंततः जो है जी, वो बात सही साबित होगी। जी। कोई ऐसा पाठक नहीं आया आपके पास कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो बड़ा अच्छा, ऐसा कुछ कभी हुआ है? एक नहीं हजारों पाठक आए, उन्होंने कहा कि हम बड़े अंधविश्वास में फंसे थे और अब हम अंधविश्वास में नहीं पड़े हैं, हाँ। मेरी आंखें खुल गईं। हजारों लोगों ने कहा, एक का तो नहीं, तो हजारों लोगों इससे भाई जब इसकी डिमांड जनता में हो रही है तभी ये प्रकाशित हो रही है। अगर जनता इसको न पढ़ती, जनता में डिमांड न होती तो ये छपना ही इसका बंद हो जाता। तो जनता इसको पढ़ रही है। आपके आज ही कम से कम काफी लोग ले गए हैं, तो जनता पढ़ रही है, तो पढ़ करके वो जागृत हो रहे हैं, तो ये प्रभाव इस पे पड़ता है। ये किताबें जब हम इसका बनवाते हैं, इसकी सेटिंग करवाते हैं, सेटिंग करवाने के बाद में फाइनल हो जाती है तो ये दिल्ली भेजी जाती है। दिल्ली के लोग छपवाते हैं, 10,000 वहाँ छपती है, दिल्ली से वहाँ कई प्रांतों में जाती है। 5,000 इसकी प्रतियां जो है पटना में छपती हैं, पटना से जाती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी पटना वालों की है, उसका पेमेंट करना, उसको भेजवाना वो उनकी जिम्मेदारी है। 10,000 दिल्ली वालों की जिम्मेदारी जो मेरे साथी हैं। तो ये 3 जगह से छपती है। इस पत्रिका का नाम यादव शक्ति रखा गया, तो क्या वास्तव में जिस उद्देश्य से रखा गया उसकी पूर्ति हो पा रही है? क्या यादव समाज के लोग ज्यादा पढ़ पा रहे हैं या फिर शेड्यूल कास्ट और अदर लोग जो है पढ़ रहे हैं? नहीं, यादव समाज के लोग तो इसको पढ़ते तो हैं, हाँ, लेकिन कम पढ़ते हैं। हाँ, यादव समाज में भाई वो कहने वाला कहावत कही गई, शक्कर वालों की शक्कर, टक्कर वालों की टक्कर। तो जो पढ़ने वाले यादव समाज के लोग हैं वो पढ़ते हैं। हाँ। जनरल यादव समाज इसको अभी नहीं पढ़ता है। इसको सबसे ज्यादा इसके पाठक जो हैं अन्य OBC और SC वर्ग के हैं। सबसे ज्यादा पाठक SC वर्ग के ही। एक बार आप कहिए, अगर यादव समाज को इस यादव शक्ति पत्रिका को पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, एक बार आप बताइए। भाई पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें ये पत्रिका वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निकाली जाती है। और वैज्ञानिक जो भारत संविधान में आर्टिकल 51A है, तो उसमें ये दिया गया है कि हर व्यक्ति का, भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, लेकिन कोई नहीं कर पाता है। तो ये काम संविधान के अनुसार ये पत्रिका कर रही है, इसलिए इसको लोगों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, एक छोटी सी पत्रिका में समझ लीजिए बहुत कुछ मिल जाता है और आंखें और दिमाग सब कुछ खुल जाता है। अगर कोई पढ़ना चाहे वीडियो देख करके तो उसको कैसे मिलेगी, उसका क्या रास्ता रहेगा? कोई अलग राज्य का है, कोई अलग राज्य का है, कोई अलग जिले का है, तो उसका संपर्क क्या रहेगा? अब उसका संपर्क ये है कि आजकल ऑनलाइन सब बात होती है, मोबाइल से बात होती है, तो मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर मैं लगा दूंगा, सबसे सही रहेगा। हाँ, तो टाइम भी मोबाइल नंबर जब लग जाएगा तो सारे लोग उसी को देख के बात करते हैं। हाँ। इसकी वेबसाइट बनी हुई है, इंटरनेट पे ये नंबर पड़ा हुआ है। पत्रिका में जितने भी नाम मोबाइल नंबर दिए हैं, हाँ। किसी से भी कोई पूछेगा तो वो सब बता देंगे। अगर वहाँ उपलब्ध है उनके निकट में तो वो भी बता देंगे, और नहीं निकट है तो उनको वो भिजवाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम अकेले काम नहीं करते हैं। पत्रिका में जितने भी नाम दिए हैं, जितने भी हमारे साथी सहयोगी साथी हैं, वो सारे लोग, मेरा कोई विशेष रोल नहीं है, मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। और जितने लोग इसमें देश भर के जुड़े हुए हैं वो सारे लोग सहयोगी हैं, सारे लोग प्रचारक हैं, सारे लोग उसका प्रचार करते हैं, सारे लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, तब जाकर के ये पूरे देश में जा पाती है। और वो सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो नया व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसको जोड़ने का वो प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो हम यहीं पे अपने चर्चा को समाप्त करते हैं और साधुवाद देते हैं राजवीर सर को, क्योंकि एक
बड़ा नेतृत्व है कि पूरे देश भर में अंधविश्वास और पाखंडवाद जिसने इस देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है, उसके खिलाफ बोलना, लिखना, पढ़ना और ऐसी बातों को प्रसारित करना, ये कहीं न कहीं संघर्ष की बात है। और साथ-साथ लोगों में, समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा। और अभी तक जो लोग इस पत्रिका को नहीं जानते थे या नहीं पढ़े थे, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर लगा देता हूँ और बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये तमाम चर्चाएँ रहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, जो बोलने की आज़ादी है और जो हमारा मौलिक कर्तव्य में है कि हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होना चाहिए, ऐसा लोगों में प्रसारित होना चाहिए, जो कि बहुत कम होता है। इन तमाम चर्चाओं पे आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।